7 जनवरी 2025 पुणे में लोकेटेड इस WNS ग्लोबल सर्विसेज नाम की BPO कंपनी के पार्किंग लॉट में आज कुछ ऐसा होने वाला था जिसका अंदाज़ा वहाँ से गुजर रहे लोगों को नहीं था। और ये सब कुछ तब हुआ जब शाम का वक्त था और भीड़ भाड़ का समय था, क्योंकि उस समय डे शिफ्ट वाले अपना काम ख़त्म करके अपने घर जा रहे थे और नाइट शिफ्ट वाले ऑफिस आ रहे थे। और इसी ऑफिस की बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में इस फुटेज की इस इमेज को देखकर लग रहा था जैसे मानो कोई नुक्कड़ नाटक चल रहा हो और लोगों की भीड़ उसे देखने में लगी हुई है। पर सच तो ये है कि ये फुटेज कोई नाटक नहीं बल्कि एक जुर्म का फुटेज था। उस फुटेज में, उस फोटो में वाइट शर्ट पहना वो आदमी कृष्णा सत्यनारायण कनौजिया है और ब्लैक शर्ट जमीन पर पड़ी हुई ब्लैक ड्रेस पहनी हुई वो लड़की शुभदा कोठारे है, जो दर्द में चीख रही है, चिल्ला रही है, क्योंकि उस सफ़ेद कपड़े वाले शख्स ने हाथ में पकड़े चाकू, धारदार चाकू से उस पर कई हमले किए हैं। इस लड़की के शरीर से बहुत सारा खून बह रहा है और इतने सारे वार करने के बाद भी वो शख्स खुलेआम वार करने के बाद उसके आसपास ही चाकू लेकर घूम रहा है। और ध्यान देने वाली बात तो ये है कि ये सब कुछ एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में हो रहा है और लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ खड़े होकर देख रहे हैं तमाशा, बल्कि वो लोग आकर वीडियो बना रहे हैं। पर कोई भी हिम्मत करके उस लड़के को रोकने नहीं आ पा रहा है और ना ही उस लड़की को बचाने आ पा रहा है। और अब बस कुछ ही देर में ऐसी घटना घटने वाली है जो ना सिर्फ आपको अंदर तक हिला देगी बल्कि आपके जहन में कई सारे सवाल उत्पन्न कर देगी। तो चलिए इस केस को मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। ये केस है शुभदा कोठारे का। 28 इयर्स की शुभदा कोठारे 2018 में अपनी MBA की स्टडीज कंप्लीट करने के बाद WNS ग्लोबल सर्विसेज नाम की एक मल्टीनेशनल BPO में एज अ सीनियर एसोसिएट की पोस्ट पर काम कर रही थी। एंड एज पर हर लिंक्डइन प्रोफाइल वो पिछले 6 सालों से इसी ऑफिस में काम करती थी। शुभदा की फैमिली ओरिजिनली रत्नागिरी के पास चिपलुन से थी, लेकिन बाद में वो महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट के कराड में सेटल हो गए थे। शुभदा के पापा की कराड में ही एक इलेक्ट्रिकल शॉप थी और जैसा कि शुभदा की जॉब पुणे में थी, वो पुणे के कात्रज में रेंट पर रहती थी। शुभदा के साथ ही उसी की कंपनी में 30 इयर्स का कृष्णा सत्यनारायण कनौजिया भी काम करता था, जो शिवाजी नगर का रहने वाला था। वो एज अ जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पर ज्वाइन हुआ था और यहीं से शुभदा और कृष्णा की एक दूसरे से जान पहचान हुई थी, जो बाद में दोस्ती में बदल गई। हालांकि कुछ महीनों बाद कृष्णा ने कंपनी बीच में छोड़ दी थी, लेकिन 1 साल बाद लगभग 4 महीने पहले उसने इसी कंपनी में एज अ सीनियर अकाउंटेंट ज्वाइन किया था। पूरी कंपनी में कृष्णा अगर किसी के सबसे ज़्यादा क्लोज था तो वो थी शुभदा, और वो ही उसकी नज़र में उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। एक दिन शुभदा परेशान हालत में कृष्णा के पास पहुंची और बताया कि उसके फादर को हाई ब्लड शुगर की बीमारी है और कंडीशन सीरियस होने के चलते डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने फादर का ऑपरेशन करवा सके। शुभदा ने यही रीजन बता करके कृष्णा से 25,000 रुपए उधार लेने की रिक्वेस्ट करी। अपनी दोस्त को परेशान देख कृष्णा ने बिना देरी किए अपनी दोस्त को अपनी ही सेविंग में से 25,000 रुपए निकाल के दे दिए। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। अगले कुछ महीनों में शुभदा कभी वापस से कृष्णा से 25 तो कभी 50,000 रुपए उधार ले जाती और हर बार वो यही कहती कि उसे इन पैसों की जरूरत उसके फादर के इलाज के लिए है। और वहीं कृष्णा भी बिना कोई सवाल पूछे अपनी दोस्ती की पट्टी आंखों में बांधे उससे बिना कोई सवाल पूछे उससे पैसे दे देता, और वो भी अपनी सेविंग्स में से। और ये सिलसिला इतना लंबा पहुंचा कि उधारी की ये रकम लगभग 4 लाख तक पहुंच गई। तो जरा सोचिए कि आखिर कितनी बार शुभदा ने पैसे उधार मांगे थे और कृष्णा ने उधार दिए भी थे। कृष्णा को ऑप्थेल्मिक डिसऑर्डर था, जिसके चलते उसकी एक आंख में प्रॉब्लम थी, जिसके चलते उसे हर 2-3 साल में एक मेडिकल प्रोसीजर से गुजरना पड़ता था। और यही वजह थी कि जून 2024 में उसकी आई सर्जरी ड्यू थी। अब जो कि कृष्णा को पता था कि आने वाले समय में उसे सर्जरी के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसने शुभदा से कहा कि वो उसके पैसे लौटा दे। अब हुआ वही जो मोस्ट ऑफ द केसेस में लोगों से उधार के पैसे वापस मांगते समय होता है, और वो है दिलासा, आश्वासन और प्रॉमिसेस। वही प्रॉमिस जो शुभदा ने कृष्णा से किया।
उसने कुछ टाइम मांगा और प्रॉमिस किया कि वो जल्द ही उसके पैसे वापस कर देगी। दिन गुजर रहे थे, लेकिन शुभदा को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो अपना उधार चुकाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड है। वैसे तो ऑफिस आवर्स में शुभदा के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेजेस काफ़ी डिफरेंट होते, लेकिन जब भी कृष्णा उससे पैसों की बातें करता तो वो अपने पापा के तबीयत या फिर उनकी मेडिसिन का हवाला देने लगती, और यही बोल बोल कर वो उससे थोड़ा टाइम और मांग लेती। और कृष्णा के पास कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि रकम बड़ी थी और सिवाय टाइम देने के वो और क्या ही कर सकता था। लेकिन धीरे धीरे कृष्णा को शुभदा के रीजंस उसको क्लियरली उसके एक्सक्यूजेस लगने लगे, और कहीं ना कहीं उसे ये लगने लगा कि शुभदा उसकी फ्रेंडशिप का नाजायज फायदा उठा रही है। इसलिए सच को जानने के लिए कृष्णा शुभदा के फादर से मिलने उसके घर चला गया, जहां उसका सामना एक ऐसे सच से हुआ जिसकी उसने उम्मीद ही नहीं करी थी। शुभदा के पापा ने उसे बताया कि उन्हें ना कोई बीमारी है और ना ही उनकी कोई सर्जरी हुई है। कृष्णा को ये सब सुनकर बहुत ही शौक लगा था, क्योंकि इतने टाइम से बीमारी का बहाना दे करके शुभदा ने उससे पैसे उधार लिए नहीं थे, बल्कि उससे पैसे ठगे थे। और यही सोचकर कृष्णा का खून खौल उठा था। कृष्णा के मन में इतनी नफरत भर चुकी थी कि उसका दिल और दिमाग ठीक से सोच और समझ नहीं पा रहा था। और यही वजह थी कि जब 7 जनवरी की शाम 6:15 बजे वो शुभदा को कन्फ्रंट करता है। शुभदा की शाम 6:30 बजे से शिफ्ट शुरू होने वाली थी। वो ऑफिस के पार्किंग लॉट में पहुंची ही थी कि उसे सामने से कृष्णा मुस्कुराते हुए आता दिखा। शुभदा को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये शाम उसकी जिंदगी की आखिरी शाम बनने वाली है, क्योंकि कृष्णा की उस स्माइल के पीछे के इरादे कुछ और ही थे। और कृष्णा ये सोच कर आया था कि ये आखिरी बार होगा जब वो शुभदा से अपने पैसे मांगेगा। लेकिन शुभदा का जवाब सुनकर उसका दिमाग फिर गया, क्योंकि शुभदा ने उसे पैसे लौटाने से साफ मना कर दिया था। शुभदा की ऐसी बात सुनकर कृष्णा भड़क जाता है और अपने साथ लाए क्लीवर, जो कि एक तरह का बड़ा सा चाकू होता है, उससे उसके राइट हैंड के एल्बो पर बहुत बार हमले करता है। हमला होते ही शुभदा वहीं जमीन पर गिर जाती है, और वहां खड़ी भी सिर्फ ये सब होते हुए एक तमाशे की तरह देख रही थी। जैसे तैसे शुभदा इस हमले के बाद अपना फोन निकालकर अपने पापा को कॉल करती है और इन सब चीजों के बारे में बताती है। वैसे ही कृष्णा उसके हाथ से फोन छीनकर कॉल पे उसके पापा से बोलता है कि अब वो उसके पैसे वापस करे, और इतना कहते ही उसने हाथ में पकड़े क्लीवर यानी चाकू को जमीन पर फेंक दिया। और बस मानो वहां खड़ी भीड़ इसी पल के इंतजार में थी, क्योंकि इसके बाद वहां खड़े सभी लोगों में खुद ब खुद बहादुरी जाग जाती है, और जो कि तब तक सोई थी जब तक कृष्णा शुभदा पर वार कर रहा था। और आखिरकार उन सभी लोगों ने कृष्णा को पकड़कर उसे पीटकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। और जैसा कि वार उस धारदार चाकू से कई बार हुए थे और बहुत तेज हुए थे, तो शुभदा के हाथों की नसें डैमेज हो गई थी। और सबसे बड़ी बात ये कि शुभदा को लो ब्लड शुगर डायबिटीज थी, और यही वजह थी कि जब तक भीड़ ने रिस्पॉन्ड किया और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, तब तक ब्लड क्लॉटिंग ना होने की वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने बताया कि उन्होंने बहुत कोशिश करी, पर खून बहुत ज़्यादा बह जाने की वजह से ट्रीटमेंट करते टाइम ही कार्डियक अरेस्ट की वजह से उसकी डेथ हो गई। फिलहाल शुभदा की छोटी बहन साधना कोडारे ने यरवदा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल करी है, जिसके बाद कृष्णा को BNS के सेक्शन 1031 और आर्म्स एक्ट के सेक्शन 4 और 5 के तहत केस रजिस्टर करके अरेस्ट कर लिया है। और पुलिस ने ये भी क्लियर कर दिया है कि ये पूरा केस पैसों की लेन देन से जुड़ा हुआ है, और इसमें रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ कोई भी एंगल नहीं है। अभी तक ये भी सामने नहीं आया है कि शुभदा ने उन पैसों के साथ क्या किया। सोशल मीडिया में कई जगह ये बात भी उड़ी कि शुभदा वो पैसे लेकर अय्याशियों में उड़ाती थी, और जब कृष्णा ने पैसे वापस मांगे तो उसने झूठे केस में फंसाने की धमकी दे दी। हालांकि पुलिस की तरफ से इस एंगल पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। इस पॉइंट को ना ही पुलिस ने वेरीफाई किया है और ना ही कृष्णा ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया है। लेकिन फिर भी इस केस ने लोगों को 2 ओपिनियंस में बांट दिया है। कुछ लोग कृष्णा के इस अपराध को जस्टिफाई कर रहे हैं। उनका कहना है कि कृष्णा ने जो किया वो सही किया। कोई उसे 21 तोपों की सलामी दे रहा है तो कोई उसे सैल्यूट कर रहा है। वहीं कुछ लोग इस एक्ट को, इस क्राइम को किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं मान रहे हैं। लिसन, इस केस की बात करें तो दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं।
पहला, जिन्होंने कभी ना कभी उधार दिया होगा, और दूसरा, जिन्होंने कभी ना कभी उधार लिया होगा। तो ना उधार देना गलत है और ना ही जरूरत पड़ने पर उधार लेना गलत है। लेकिन इन दोनों ही सिनेरियोस में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है स्टेटस, हैसियत और इंटेंशन यानी नीयत। हैसियत उधार देने वाले की और नीयत उधार लेने वाले की। इस पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि पैसे उतने ही उधार दें जितने पैसे देने के बाद उन पैसों को और उस इंसान को भूल सके, और पैसे उतने ही उधार लें जितने आप वापस कर सके। लेकिन लोगों से गलतियाँ इन्हीं जगहों पर होती है, और शायद आप मेरी इस बात से अग्री भी कर रहे होंगे, क्योंकि उधार देते टाइम पे हम उधार इमोशनली व्यू पॉइंट से देते हैं, और वहीं हम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन या फिर सिचुएशन को नज़रअंदाज कर जाते हैं। और वहीं जिसे हम उधार दे रहे होते हैं वो इंसान बिल्कुल अलग बॉडी लैंग्वेज और बिल्कुल अलग तरीके से आता है। लेकिन जब आप अपने ही पैसे उस इंसान से वापस मांगने जाते हैं तो उसी इंसान का हाव भाव, उसके बात करने का तरीका सब बदल जाता है। आपको लगता ही नहीं कि ये वही इंसान है जिसकी आपने मुसीबत के वक्त मदद करी थी। और हर वक्त उधार लेने वाला भी गलत नहीं होता है, क्योंकि जब उसे ज़रूरत होती है तब वो उधार तो ले लेता है, लेकिन उस इंसान के पास एक टाइम के बाद पैसे लौटाने के लिए ना ही कोई स्ट्रैटेजी होती है, ना ही कोई बैकअप प्लान होता है, और वो इसी चक्कर में कहीं ना कहीं फंस जाता है। तो ये काफ़ी ही सब्जेक्टिव इशू है, तो दोनों ही पार्टीज़ के डिसीजंस पे डिपेंड करता है। और अगर इस केस की बात करें तो कृष्णा ने जब पैसे उसे उधार देने चालू किए थे तो कुछ टाइम के बाद उसे खुद को भी रोकना चाहिए था पैसे उधार देने से, क्योंकि जब आप इतना बड़ा अमाउंट, कभी 25 तो कभी 50, अगर इंसान को दे रहे हो तो आपको भी ये कहीं ना कहीं पता होगा कि आपको भी शायद आगे उस पैसों की ज़रूरत होगी। और जैसा कि उस केस में उसकी सर्जरी ड्यू थी, उसे कहीं ना कहीं वो चीज़ पता थी, लेकिन फिर भी उसने खुद ही पैसे उधार देने शुरू किए, और थोड़ी बहुत नहीं या फिर एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 4 लाख रुपए दे दिए। आप उसी कंपनी में एक सीनियर अकाउंटेंट थे, आपको अपनी स्किल्स, अपनी सैलरी सबका आइडिया होगा, तो ये तो कॉमन सेंस की बात थी कि इतने पैसे दे तो दिए हैं तो सामने वाला उसे वापस कैसे करेगा, या फिर कहीं वो वापस ना करने के इरादे से ही तो नहीं ले रहा पैसे। और फिर जब पता चले कि सामने वाला आपको बेवकूफ़ बनाकर आपसे पैसे, आपके मेहनत की कमाई लूट रहा है आपसे, तो सीधा उसे इस अंजाम तक पहुंचा देना, ये कहाँ तक सही है। 4 लाख रुपए माना बहुत बड़ी अमाउंट थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप किसी की जान ही ले लें, और ये सब करके आपने खुद की भी ज़िंदगी बर्बाद कर ही ली। और लाइफ की वैल्यू हम कभी भी पैसों से नहीं तोल सकते। और वहीं शुभदा ने भी जो किया वो कहीं से भी किसी भी एंगल से बिल्कुल सही नहीं था। फिलहाल पैसे उसने किस लिए लिए अभी तक ये सामने नहीं आया है, लेकिन इमोशनल गेम्स खेलकर उसने अपने ही दोस्त से इतने बड़ा अमाउंट उधार ले लिया कि जिसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। इन पैसों के खेल में जहां एक ने अपनी जान गंवाई तो वहीं एक ने अपनी फ्रीडम। हर केस में 2 एंटिटीज़ होती हैं, विक्टिम और कल्प्रेट, लेकिन इस केस में तीसरा एंटिटी भी है, और वो है बाय स्टैंडर्ड, यानी वो दर्शक जो दर्शक बन करके वहाँ देख रहे थे, और उन्होंने तब तक कुछ नहीं करा जब तक कि कृष्णा के हाथ में चाकू था। जैसे ही उसने चाकू फेंका उन्होंने अपना शेर बन करके उसकी हेल्प करने चल दिए। पर खैर, पूरा दोष उनको भी क्या ही दे सकते हैं, सबको अपनी ज़िंदगी से प्यार होता है, और शायद कोई खुद से भी आगे इसलिए नहीं बढ़ता है क्योंकि उनको लगता है कि शायद कोई दूसरा आकर के उसे बचा ही लेगा, या फिर जब इतने लोगों में से कोई भी नहीं जा रहा तो मैं क्यों जाऊं। ऐसा अक्सर वहाँ होता है जहाँ पर कोई क्राइम, कोई केस हो जाए और वहाँ लोगों की भीड़ खड़े होकर देख रही हो, और इसी को बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट बोलते हैं। ये केस सिर्फ फाइनेंशियल डिस्प्यूट का ही नहीं बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजी का भी है। पैसे की लेन देन से अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ट्रस्ट इश्यूज हो ही जाते हैं, जो लोगों के रिलेशंस भी खराब कर सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी डिसीजन लें, और ज़रूरत पड़ने पर ना कहना सीखें, क्योंकि उधार देना कहीं से कहीं तक कोई दोस्ती या फिर रिश्तेदारी निभाने का प्रूफ नहीं है। एंड थैंक यू इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले केस के साथ।